अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक गैर यकीनी की कैफियत पाई जाती है। सियासी इस्तेकाम जो होता है वो मुल्क के आगे बढ़ने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, लेकिन गुज़श्ता एक बरस के दौरान सियासी इस्तेकाम की जो कश्ती है वो हचकोले खा रही है। अब भी क्या आगे होने वाला है कुछ समझ में मंजरनामा नहीं आ रहा है। क्या इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे? क्या सियासी सूरत हाल जो है वो उस जानिब जाएगी कि जहाँ पर सियासी पार्टियाँ जो हैं वो नफ़रत की सियासत से निकल कर सियासी अंदाज में सियासी माहौल को अपनाते हुए इंतखाबात की तरफ बढ़ सकें? ये भी एक सवाल है कि क्या हालात और वाक़यात जो हैं वो किस नहज पर जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। इस वक्त तक के जो हालात हैं वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि अभी बहुत सा सफ़र जो है वो बाकी है और शायद 2 महीने से भी कम अरसा रह गया कि जब ये असम्बलियाँ अपनी 5 साल की मुद्दत जो है वो उसको पूरा करेंगी। लेकिन क्या निगरान सेटअप जो है वो आएगा, या ये कि ये जो बात की जा रही है कि आइन में गुंजाइश है 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ेगा, या ये कि इंतखाबात होंगे। दूसरी जानिब आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब जो हैं वो सेनेट की कायमा कमेटी में बोले हैं। उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जियो पोलिटिकल साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएँ। इसहाक़ डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार रियासत है और IMF के हर फैसले को मानना मुमकिन नहीं है। हमने शरह नमू भी बढ़ानी है और हमने अपने हालात और अपनी सूरत हाल जो है उसको भी देखना है। उन्होंने ये बात भी कही कि पेरिस क्लब के पास कर्ज़ों के लिए नहीं जाया जाएगा। ये बात भी बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ब्लूमबर्ग हो, मूडीज़ हो, वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का जो है वो ख़दशा है। लेकिन इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी तमाम जो मुआहदे हैं उनको पूरा करेगा और हम पूरा कर रहे हैं। तो क्या अब इस जियो पोलिटिकल सिचुएशन में से रास्ता जो है वो चीन के ज़रिए निकलेगा? और फिर क्या इक़्तिसादी सूरत हाल की जो बेहतरी है उसके लिए डार साहब के पास कोई प्लान भी है? और क्या अब ये जो बजट जिसके ऊपर IMF को बड़े शदीद एतराज़ात हैं उसके बाद जो नामा जायज़ा है वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या IMF के साथ भी मामला जो है वो ख़त्म समझा जाए? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब, सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इसमें रफ़ीक रजवाना साहब ये फ़रमाइएगा कि ये जो अब सियासी सूरत हाल है, आपको लगता है कि असम्बलियाँ जो हैं अपनी मुअय्यना मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील होने जा रही हैं और फिर जो आइन का तकाज़ा है उस मुद्दत में इंतखाबात होने जा रहे हैं? इसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये असम्बली की मियाद पूरी होने के बाद मुकर्रा वक्त में इलेक्शन हो जाना चाहिए और आवाम को फैसला करना चाहिए कि किसको वोट देते हैं, और जो भी हुकूमत आए तो वो इस्तेकाम से इस मुल्क को चला सके, बशर्ते के सियासत में इस्तेकाम हो, चाहे इलेक्शन भी हो जाए। तो इसमें आई हैव नो अदर ऑप्शन, नो अदर ओपिनियन एक्सेप्ट कि जी इलेक्शन अपने शेड्यूल पे हो और काम को स्मूथली चलना चाहिए, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो माशी अदम इस्तेकाम को और एक्सेलरेट करता है और बढ़ाता है। उससे हमारी दुनिया में जो है ना वो पोजीशन भी ज़रा उसमें हमारी ख़राब होती है और दुनिया समझती है कि इनके अपने मुल्क में इस्तेकाम नहीं है, तो इनसे कैसे डील किया जाए। तो मेरा ख्याल है अगली जो हुकूमत आएगी 5 साल के लिए होगी, तो दुनिया को और बाकी इदारों को उनसे मुज़ाकरात करने में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और उस हुकूमत को भी कॉन्फिडेंस होगा। मगर इसके बावजूद ये अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत आई है
ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, पीटीएम की हुकूमत है। तो इन्होंने अपने तौर पे अपनी टीम के जरिए मुकम्मल कोशिश की और तमाम कोशिशों से अपनी कौम को आगाह भी किया, बावर भी कराया, और गाहे बगाए बावर भी कराते हैं। तो जब मुश्किलात बताई जाए तो कुछ तो लोग एग्री कर जाते हैं, कुछ कहते हैं जी आप किस लिए बैठे। मगर देखना ये है कि जहाँ कोई बैठा है, क्या मुल्क के हालात ऐसे हैं कि शॉर्ट टर्म इतने काम कर लें कि ये मसाइल हल हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, और उस पर एक शर्त होगी कि लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर मिसाके मईशत की बड़ी बात हुई, बड़ी दफ़ा कहा गया, और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इसी असम्बली में इमरान खान साहब को भी दावत दी थी कि आइए मिसाके मईशत करते हैं। इस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता कि इख्तलाफात की नज़र करके इस मुल्क को इकोनॉमिकली भी चलाना मुश्किल है, पॉलिटिकली भी चलाना मुश्किल है, इंतजामी लिहाज से भी चलाना मुश्किल है। मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब। तारिक यूसुफ साहब, ये फरमाइएगा कि मूडीज़, ब्लूमबर्ग और जो मालियाती इदारे हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के ख़दशात हैं अगर IMF नहीं होता। आज इसहाक डार साहब की गुफ्तगू जो है वो ये इंदिया दे रही है कि शायद अब IMF का तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या लगता है कि कोई प्लान बी जो है वो होगा कि ये इस वक्त जिस हम सूरत हाल में है उसकी कोई स्टेबलाइजेशन हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी लास्ट वीक इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई थी, और उस वक्त भी वो बड़े पुरुमीद थे कि पाकिस्तान विल नॉट गो इनटू डिफॉल्ट। उनके पास अपनी रीजनिंग है, उनकी अपनी थिंकिंग है, और वो यकीनन वो एक पॉजिटिव सोच है। आई होप वो उसमें सक्सीड कर जाएं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे पास रिजर्वायर्स हैं, हमारे पास एसेट्स हैं, सो देयर इज नो पैनिक एज सच एज रिगार्ड टू डिफॉल्ट। दूसरा, पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो हमारे पास जो ज़मीन से हमें पैसा आता है इन शेप ऑफ इजनास, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है, आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी दे आर लिंक्ड, ऑफ कोर्स दे आर, और ज़रूरत इस बात की है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो दी जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद द प्रोसेस ऑफ टाइम होती जाएगी, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो उन मेजर्स की है कि हमारे पास जो हमारी मईशत है वो रवा दवा रहे। हमारे पास जो इस वक्त पेट्रोल और बिजली और गैस की सूरत हाल है वो इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव सिस्टम में जा रही है। हमारी प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती चली जाए। अगर हम पॉलिटिकल एग्रीमेंट पे कर लेते हैं और अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही हों, आज कराची में 4 दिन से गैस बंद है फॉर अ रीजन के जी बस बंद कर दिया। कराची में साइक्लोन आ रहा है, सारी गैस की सप्लाई बंद हो गई है। ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स दी इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री ही चलेगी तो फिर ये सारी बातें ही बातें होंगी, इनका कोई हासिल नहीं होगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, मगर कम से कम वो जो है उसको तो कंटिन्यू करें। 21% इंटरेस्ट रेट है, उसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर लाएगा इस मुल्क के अंदर? कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत है कि मुल्क में तरक्की का पहिया जो है तेज से तेज तर चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। The prices of electricity has gone up by 60% in 3 months time. क्या 60% का बिजली का इंक्रीज कोई सनत इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है? हरगिज भी नहीं कर सकती। इंटरेस्ट रेट एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके साथ साथ एक सिस्टम और चल रहा है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वही टैक्स नेट में रहें। इस बजट के अंदर कोई भी ऐसा मेजर नहीं लिया गया है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए। IMF ने भी इस तरफ इशारा किया है कि देयर आर नो मेजर्स फॉर ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट। मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करूं कि सिंगल टियर जो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है जो दुकानों पे लगाया गया है, उसमें एक डिस्काउंट था 3% का, वो डिस्काउंट अब खत्म कर दिया गया है, वो भी 15% कर दिया गया है। हमारी तो ऑन द कॉन्ट्ररी ये प्रपोजल है जो हमने गवर्नमेंट को भेज भी दी है कि इस पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको एज लो एज 3% कर दिया जाए, और या कम से कम इतना तो कर दिया जाए कि अगर आदमी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाए। दिस विल बी अ वे टुवर्ड्स द बैंकिंग चैनल ऑफ बिजनेस। मगर हमारे यहाँ मैं तारिक यूसुफ साहब मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है।
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, रफ़ीक रिजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि आप सियासी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। अब जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल है, यकीनन 9 मई के वाक़यात जो हैं वो काबिल मज़म्मत थे और हैं भी, और ज़ाहिर है कि हर शख्स ने उसकी मज़म्मत की है और वो एक सानिया जो है वो रूनमा हुआ। लेकिन अब ये जो एक सियासी इर्तियाश पैदा हुआ है, इसके अंदर से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई देता है कि क्या वो एज ए पॉलिटिकल फोर्स ज़िंदा रह सकती है? और दूसरी बात ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो तो हमेशा राइट साइड पे रहे हैं, ये लेफ़्ट पे कैसे आ गए? आपका तो चूँकि पंजाब की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरा ख्याल है जी कि जो आपने आखिरी बात की है कि राइट से लेफ्ट वाली, तो वो फिर जिधर किसी की ड्राइविंग सीट मुड़ती है उधर मोड़ लेते हैं या हालात का तकाजा होता है, तो ये ड्राइवर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना जी। अगर सियासत में सीधी सड़क पे चला जाए तो वो सबसे बेहतर तरीका है। और हमने तो यही सीखा है कि जिस जमात में आप खड़े हैं उस जमात में खड़े रहें। और चौधरी साहब तो माशाल्लाह मंजे हुए सियासतदान हैं, उनकी इस फैसले पर मैं कोई तबसरा मजीद नहीं करना चाहता। एहतराम का पहलू मेरा उनके साथ है। चौधरी शुजात हुसैन और मैं, हम सेनेटर भी रहे हैं, तो इसीलिए उनके ख़ानदान के अंदर भी एक जो नफाक पैदा हुआ है, कम अज़ कम हम जैसे उनके जो मिलने वाले या बड़ी खाएँ अच्छा नहीं समझते। मगर मेरे ख्याल में चौधरी साहब ने जो भी फैसला किया अपने हिसाब से सही किया होगा, मगर अवाम की नज़रों में वो फैसले सही नहीं नज़र आ रहे। बहरहाल दिस इज हिज ओन डिसीजन। और उसके बाद आपने बात की है 9 मई के वाक़े। 9 मई के वाक़े को जितना भी कंडेम किया जाए, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, वो कम है। इंतहाई काबिल अफ़सोस बात है। ये 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, कैसे प्लान किया गया? अब इदारे जो है, तमाम जो इस इदारे इस चीज़ में इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुकदमात दर्ज हुए हैं, उन्होंने जो कुछ हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन्होंने पूरी जियो फेंसिंग की है। उसके बाद उन्होंने वीडियो, ऑडियो और मोबाइल डाटा सारा रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने जमा किया है। हमने इस रिकॉर्ड के बारे में ये कुछ पिछले दिनों तजर्बा किया कि हमारे मुल्तान शहर में, हमारे हल्के इंतखाब में या अदरवाइज शहर में जो है वो काफ़ी लोग पकड़े गए और कोई किसी के इशारे में पकड़ा गया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था या वो कोई एक्टिव नहीं थे मगर गिरफ्तार हुए। तो हमने भी कुछ लोगों की इस बात पे सिफारिश की कि इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, आप तसल्ली कर लें। तो उसके बाद मेरा बेटा आसिफ रफ़ीक रिजवाना है जो पिछली दफ़ा एमपीए का इलेक्शन लड़ा था और इस दफ़ा इंशाल्लाह फिर उम्मीद है लड़ेंगे, तो वो इसको फॉलो करता रहा है। तो मुझे फीडबैक ये आता था कि इदारे कहते थे कि जी पहले हमें जियो फेंसिंग करके इनके मोबाइल का डाटा कंफर्म करने दें, इनका कोई लिंक तो नहीं निकलता। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी खुशआइंद बात है कि किसी बेगुनाह को जो है इस तरह तंग न किया जाए। मगर इसी वेक ऑफ दिस अटैक या वेक ऑफ दिस कुछ बेगुनाह बंदे भी पकड़े गए हैं जो बाद में रिहा भी हुए। जिसने जो किया है, जितना जुर्म किया है उसकी उससे उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की अफ़वाज जो है वो हमारे लिए एक सलामती का निशान है, हमारे मुल्क की दिफा का और अंदरूनी इस्तेहकाम का। मैं रफ़ीक रिजवाना साहब आता हूँ, लेकिन मेरा सवाल जो है असल में वो रह गया, मैं दोबारा आके आपसे वो सवाल करता हूँ। अब इसमें जो तारिक यूसुफ साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बात है कि IMF चाहता था पाकिस्तान श्रीलंका बने, फिर मुज़ाकरात किए जाएं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जियोपॉलिटिकल साजिश हो रही है, आपको क्या लगता है कि शऊरी तौर पे कोशिश हो रही है पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करे? और आप क्या देख रहे हैं कि ये अब जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सर्वाइवल का रास्ता है वो अब चीन के ज़रिए निकलेगा? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब तो इस्हाक डार साहब ही बेहतर दे सकते हैं। मैं तो चेंबर की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ और मैं उन मामलात में जिनमें मैं समझता हूँ
कि हमारे टैक्स पेयर के लिए जो दुश्वारियां हों उनको एड्रेस किया जाए, टैक्स नेट में ब्रॉडनिंग करने के लिए, और ईज ऑफ डूइंग थिंग्स जो है उस पर गवर्नमेंट की तवज्जो फोकस कराना, दैट इज माय डोमेन। मैं बेसिकली दिस इज माय जॉब। IMF के साथ जो डील है वो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट उसके इफ्स एंड बट्स से भी वाकिफ है। आई एम इन नो कैपेसिटी टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज उसमें क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्या ग्रीवांसेस हैं, क्या अनानियत है, ये सारी बातें जो हैं, दिस इज नॉट टू माय नॉलेज ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा काम ये है कि ताजिर बरादरी जो अपना हिस्सा डाल सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, फॉर द ईज ऑफ डूइंग थिंग्स इन फॉर माय मेंबर्स, मैं वो गवर्नमेंट तक आगे पहुंचाऊं। उसमें मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब ये तो फरमाइएगा ना कि वो ये कह रहे हैं कि टैक्स के छूट पर बड़ी नाराज़गी है। अब आप लोगों को सबसे बड़ा एतराज़ ही टैक्स पे होता है, और इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि IMF को सबसे बड़ा एतराज़ ही यही है कि किसी चीज़ पर टैक्स की। जी, आई एग्री विद दिस। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही है कि इस मुल्क का 90% टैक्स जो है वो सिर्फ 3% लोगों की टैक्स कंट्रीब्यूशन से पूरा हो जाता है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि इस मुल्क में टैक्स नेट का जो नंबर है वो तो है ही नहीं, एक्चुअली नहीं है। और इसमें अनफॉर्चुनेट बात ये है कि बावजूद इसके कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट डेटा मौजूद है उन लोगों तक पहुंचने का जो कि टैक्स देने की सलाहियत रखते हैं या जिन्हें टैक्स नेट में होना चाहिए, उस डायरेक्शन में कोई कदम नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, छोटी सी बात है कि अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होना शुरू हो जाए तो ये एक आदमी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा उसके अकाउंट्स का कि ये इस आदमी की ये हैसियत है, ये बाइंग कर रहा है। इसमें जैसे आपने गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है कि जी आप अगर रेस्टोरेंट में शॉपिंग करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट ऑफ टैक्स लगेगा। व्हाई नॉट ऑन बाइंग हिज जनरल ग्रोसरी, व्हाई नॉट बाइंग हिज क्लोथिंग, वो भी तो इसी नेट में आता है, वो भी तो वही पाकिस्तानी है, और उसको खाली रेस्टोरेंट में कन्वीनियंस है, नॉट फॉर बाइंग द डेली लिविंग्स। तो ये आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो की जा सकती हैं और की नहीं जाती। कितने लोग बिजली का बिल देते हैं जो इंडस्ट्रियल नेट में आते हैं, उसको नहीं कवर किया जाता। तो IMF की जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जो आदमी टैक्स दे रहा है वही ज्यादा देता रहे, जो आदमी नहीं दे रहा है उसको कोई परवाह नहीं है। ये हमारा भी एक फीलिंग है और हम ये टाइम एंड अगेन ये बात रिपीट करते हैं। जरूरत इस बात की है कि आज एक इंसान के दिल से टैक्स अथॉरिटीज का खौफ दूर हो जाए और वो खुशी के साथ टैक्स रजिस्ट्रेशन में जाए, टैक्स नेट ब्रॉडन हो, मुल्क का एक्सचेकर में माल ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इसी तरह जैसे हमारे डॉलर का जो फॉरेन रेमिटेंस है उसके अंदर अगर इंसेंटिफाई कर दें, जो हमारे वर्कर्स बाहर काम करते हैं उनको कोई प्रीमियम मिल जाए तो वो भी एक जरिया है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने का। तो ठीक है, बजट के अंदर मैं तारिक यूसुफ साहब आता हूँ, मुझे ज़रा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब रफ़ीक रिजवाना साहब, सवाल मेरा जो दूसरा उसका हिस्सा था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब उसका क्या फिर मुस्तकबिल रहेगा, और जाहिर है कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी वजूद आ गया है, उसकी स्ट्रेंथ एज ए पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्स आप कैसे देख रहे हैं कि कितना चैलेंज होंगे आप इस सारी सूरत हाल में? देखिए जी, मेरा एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक एनालिसिस है। मैंने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स शुरू की। मैंने 1979 में आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स एज अ म्यूनसिपल काउंसलर, फिर चलते चलते फिर सेनेट में 2 दफ़ा गया और फिर अल्लाह के फजल से आगे चले गए। बात यह है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी सियासी जमात ख़त्म नहीं की जा सकती, ना होती। हमारी सियासत में अगर हम हक़ाइक़ की नज़र से और ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर हमारे लिए इसी तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे। ये और बात है कि कोई सियासी जमात जिस तरह का काम करती है उस तरह से अगर नफ़रत बढ़ती है तो उसको नुकसान ज़रूर होता है। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ, और इसी 9 मई के वाक़े से पहले भी जो बयानात
इमरान खान साहब देते रहे, उससे उनकी जमात को देखने को तो जज्बाती तौर पर, और जिनको उनसे मोहब्बत थी और जो समझते थे इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, तो वक्त ने साबित किया कि वो बहुत सी चीज़ें गलत भी कह रहे थे और गलत कर भी बैठे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अदम एतमाद के वक्त अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में बैठे रहते, इस्तीफे ना देते, इस्तीफों की कहानी भी बड़ा एक तमाशा है, इस्तीफे ना देते तो आज इतना सियासी अदम इस्तेकाम ना होता। He would have played his role effectively as a leader of the opposition in the parliament, in the National Assembly, instead of Raja Riaz साहब। नंबर 1। नंबर 2, उनकी जमात के तमाम अराकीन असम्बली में बैठे होते। तो क्या ये तमाशा नहीं लग गया कि अदम एतमाद हो गया आईनी तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दी और फिर इस्तीफे शुरू हो गए, फिर अदालतों में गए इस्तीफे हमारे मंजूर करें, फिर उसके बाद अदालतों में गए हमारे इस्तीफे वापस करें, फिर उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी गई सुबाई। तो आज तक उसका नतीजा क्या निकला? आज के हालात को अगर मेरी उस बात पे आप अगर कंपैरिजन करें जो मैंने कहा है कि अगर ये होता कि अदम एतमाद के बाद खान साहब असम्बली में ही उनकी जमात बैठी रहती, ये सारा जो कुछ हुआ, अदम इस्तेहकाम हुआ, इदारों के खिलाफ तकरीरें हुई, उन पर कत्ल के इल्ज़ाम लगाए गए, अब वो इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि कोई सबूत नहीं दे सके और हेयर एंड से सुनी सुनाई बातें की। तो बात यह है कि सियासी जमातों को अपने अंदर सियासी डिसिप्लिन कायम करना चाहिए, अवाम को जज्बात की नज़र नहीं करना चाहिए, नई नस्ल को गुमराह नहीं करना चाहिए। नई नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। और ठीक है, मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब जी, मैं आता हूँ। अच्छा तारिक यूसुफ साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि ये बजट जो है ये फिर सस्टेनेबल है और बेस प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान को कि जिसके ऊपर मईशत का पहिया जो है वो घूम सके? क्योंकि इसहाक डार साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने शरह नमू जो है वो लेनी है। मैं बारहा मुख्तलिफ फोरम पे कहता रहा हूँ कि मईशत के लिए जो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स होती है। बांग्लादेश में जो बिजली का भाव है, अगर पाकिस्तान में वो बिजली का भाव नहीं होगा तो हर एक प्रोडक्ट जो बांग्लादेश में भी बनती है और पाकिस्तान में भी बनती है, वो उसमें पाकिस्तान के लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम जो कहते हैं रीजनल कम्पिटिटिवनेस कहते हैं। IMF जो है उसे सब्सिडी का नाम देता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हमारी लागत कम नहीं होगी, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है इस बजट में और कोई फोरकास्टिंग भी नहीं है कि ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि इस मुल्क में बिजली, गैस और पानी, इवन फॉर कराची, इसकी कीमत में कमी लाई जा सके। अगर हमारी पैदावारी लागत जो है वो बढ़ती रहेगी तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम तकरीबन 10% हमने लास्ट मंथ एक्सपोर्ट कम की है। We have lost the market by 10% last month. अब अगर इसी नहज पे काम चलता रहा तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि तरक्की नहीं होगी। हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। कराची के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है और इस प्राइस पे जिस पे लैंड अवेलेबल है, कराची के गिरदोनवा में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो हमें इन तमाम उमूर को सामने रखना पड़ेगा। ये बजट मैं जैसे फील करता हूँ इट्स अ ट्रेडिशनल बजट। इसमें कोई किसी किस्म के इंसेंटिव हमें नजर नहीं आते। एक बजट जो नाम होता है, मैं एक साल में आने वाली आमदन और अखराजात का तखमीना होता है, ये तकरीबन उसी पैटर्न पे चल रहा है। लाइक लास्ट ईयर कोई इंसेंटिव हमें नजर नहीं आता और जो मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और अवामी तासुर जो है, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त अपने भी अंदरूनी मसाइल के अंदर जो है वो जकड़ी हुई है, वो एक पावरफुल फोर्स के तौर पे 2-3 टीयर्स का मुकाबला कर पाएगी पंजाब में? लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आई फुली एग्री विद तारिक यूसुफ साहब। मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। ये कारोबारी तबके की मुश्किलात जब तक हल नहीं की जाएंगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, और सबसे पहले जैसे टैक्स की बात की है, लोग देना चाहते हैं, FBR के किरदार से लोग बड़े तंग हैं ओवरऑल मजबूरी तौर पर।
ये नहीं है खुदा न खास्ता हर अफसर FBI का जो है वो गलत है या करप्ट है। रफीक रिजवाना साहब, मेरे पास 1.5 मिनट रह गया, मेरे सवाल का जवाब दे अच्छा दीजिएगा। चलो, हमें देखिए, हम तो पहले भी इसी तरह के इलेक्शन लड़ते थे। वी आर कंफर्टेबल इन पंजाब। पॉलिटिक्स है, इसमें कोई हरफ आखिर नहीं होता, ना ही कोई जरूरत से ज्यादा एतमाद का इजहार करना चाहिए। मगर बात यह है कि हमने पीपल्स पार्टी और हम इलेक्शन लड़ते रहे। अब PTI के मुखालिफ भी इलेक्शन लड़ा, मगर 2018 का इलेक्शन जिस तरह का हुआ लोगों को पता है, ठीक है जी। तो इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है, हम समझते हैं कि हमारी पोजीशन बेहतर है, हमारे अंदर बिल्कुल इस्तेकाम भी है, हमारे अंदर इत्तफाक भी है। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं जो हमारी तरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल गो फॉर ए गुड फाइट इन पंजाब। लेकिन रफीक रिजवाना साहब, अगर वो तशरीफ़ लाते हैं तो आप क्या समझते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कि कोर्ट के फैसले से आज़ाद तशरीफ़ लाएंगे कि आके जेल जाएंगे और फिर वो जेल में होंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे? कानून ने अपना रास्ता लेना है, और रास्ता वो सस्पेंडेड, सजा उनकी सस्पेंड हुई है, काफी अरसे से मुल्क से बाहर है, तो दोबारा उनको कोई रिलीफ मिलने का चांस है। उसके बाद अपील का जब फैसला होगा, वो डिस्क्वालीफाइड है, गलत डिस्क्वालीफाई किया गया, वो भी आप बात खुल के सामने आ गई। तो अब जो नया जो कानून बना उसमें रिव्यू की जो बात है, उसमें हो सकता है वो सजाएं खत्म हो जाए, ना भी हो तो वो तो इलेक्शन लड़ा जा सकता है। उनकी हमारे लिए उनका आना, उनका जलसों से खिताब करना, पाकिस्तान में उनका वापस आना एक बहुत बड़ी एक तकवीयत होगी हमारी जमात के लिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रफीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया तारिक यूसुफ साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।